नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ MPG के MCQ सीरीज पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें आपको जनजाति और कुछ साहित्यकारों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पहला क्वेश्चन है कि वॉरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसे घोषित किया। वॉरियर एल्विन, इनका नाम जरूर याद रखना, जिन्होंने जनजातियों के ऊपर ढेर सारा साहित्य लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में ये रहे हैं और मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला से इनने विवाह किया हुआ, जो कि मंडला की थी। तो इनका इतिहास मध्य प्रदेश के ऊपर है ढेर सारा। तो वॉरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य जो है गौर नृत्य को घोषित किया है, जो कि मारिया जनजाति में किया जाता है। कौन सी जनजाति में? मारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य, जिसे इनके द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य किया गया है। मारिया युवक जो है गौर नाम का एक पशु होता है, जिसके सींग सिर में पहनकर नृत्य करते हैं। गौर पशु जिसके सिर के जो सींग होते हैं उनको पहन के ये नृत्य करते हैं। तो वॉरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य गौर नृत्य को घोषित किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति का गठन जो है किस आर्टिकल के, ये जो है 1995 में इस आयोग का गठन हो गया था। और किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो इसका आंसर है 338A 338A आर्टिकल के तहत जो है इसका गठन किया गया था। इसके तहत जो है ST 338 के तहत SC और B के तहत OBC। तो ये 3 आर्टिकल हैं और तीनों में अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग जातियों के लिए आयोगों का, कमीशंस का गठन किया गया है। 338 में जनजाति आयोग है, 338A में जनजाति, ठीक है। तो 338 में जनजाति आयोग, इसमें अनुसूचित जनजाति और इसमें OBC, है ना। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए किया गया है, तो जरूर याद रखें। तो इसका आंसर हुआ 338। ये हमारे भाग संविधान के भाग 16 में आता है, जो कि विशेष वर्ग के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें 330 आर्टिकल से लेके 342 आर्टिकल तक आता है। तो इसको जरूर पढ़ें, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि निहाली भाषा किस जनजाति में बोले जाने वाली भाषा है। निहाली भाषा, तो निहाली भाषा जो है आपके कोरकू जनजाति में, कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में निहाली भाषा। निहाली भाषा कोरकू जनजाति में बोले जाने वाली भाषा है। तो कोरकू जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? निहाली। हलवा जो है कौन सी भाषा बोलती है? तो ये हलवी भाषा बोलती है। गोंड जनजाति में आपने देखा होगा, ये जो है गोंडी भाषा बोलती है। इनकी फेमस भाषा कौन सी है? गोंडी। फिर उसके बाद डोरली भाषा भी गोंड जनजाति की है। और कोया। तो ये 3 भाषाएं, 1 2 3, ये किसके द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। कोया, डोरली, गोंडी, ठीक है। और भील भाषा में कौन सी होती है? तो भीली आपने सुना होगा। उसके अलावा काटलो भाषा है। बरेली नहीं है, बारेली। और फिर सबसे ज़्यादा प्रचलित इनकी कौन सी है? भीली, ठीक है। तो ये कुछ आदिवासी या जनजातीय भाषाएं हैं। तो यहाँ निहाली भाषा का क्वेश्चन पूछा गया था कि निहाली भाषा किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो उसका सही आंसर क्या था? C कोरकू के द्वारा निहाली, जो कि आपके बैतूल क्षेत्र में रहते हैं। हलवा आपके बालाघाट में रहते हैं। गोंड जो है मंडला, डिंडौरी और नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं। और भील पश्चिमी मध्य प्रदेश, अलीराजपुर, झाबुआ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास जी की निम्नलिखित रचनाओं में से महाकाव्य कौन सा है। तो कालिदास जी ने 7 प्रमुख रचनाएं लिखी थी, जिसका कोड बताया जाता है अक्सर रीमेकर MBA। तो रा से आप देखेंगे रघुवंश है, माँ से आपका मालविका अग्निमित्रम, का से आपका कुमार संभव, फिर रा आ जाता है तो ऋतु संहार आता है, फिर एम से आपका मेघदूत आ जाएगा, फिर वी से विक्रमोर्वशीयम आ जाएगा,
और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऐसे करके इन्होंने 7 रचनाएं लिखी थी, तो जिसमें से 2 महाकाव्य थे, रघुवंशम और कुमार संभव। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं इनके? एक रघुवंश, जिसमें भगवान श्री राम के वंशावली के बारे में बात की गई है, रघुवंश। और दूसरा है कुमार संभव, कुमार संभव जिसमें भगवान शिव के विवाह, भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें कार्तिकेय के बारे में भी बताया जाता, कुमार संभव। तो इसको जरूर याद रखें, है ना। तो ये 2 इनके महाकाव्य हैं, कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा हुआ? कुमार संभव। इसमें आप देखेंगे मेघदूत, जिसमें एक राज्य में एक प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया जाता है, जिसमें प्रेमिका राज्य में रहती है और प्रेमी को राज्य से बाहर कर दिया जाता है, देश निकाला कर दिया जाता है। तो वो प्रेमी अपने प्रेमिका के पास संदेशा पहुंचाने के लिए मेघ यानी कि बादलों का सहारा लेता है, बादलों के माध्यम से वो अपना संदेश पहुंचा जाता है। तो ये इसमें कवि की कल्पना मेघदूत में। विक्रमो बर्षियम, जिसमें उर्वशी और राजा पुरुरवा की कहानी बताई गई है विक्रमो बर्षियम में। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत ही प्रचलित आपका नाटक है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी की बात की गई है। तो ये जो है कालिदास जी की रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही बड़े, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास जी को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मिल्टन के नाम से किस कवि को जाना जाता है? भारतीय मिल्टन, तो भारतीय मिल्टन कहा जाता है भवभूति जी को। भारतीय मिल्टन के नाम से, इनका भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ। श्रीकंठ जो है इनका वास्तविक नाम था, और इन्हें भवभूति के नाम से जाना जाता है, और इनकी उपाधि क्या है? भारतीय मिल्टन। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, रचनाओं में क्या है? मालती माधव बहुत ही फेमस है, मालती माधव। उसके अलावा आप देखेंगे उत्तर रामचरित और महावीर चरित। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित्र, ठीक है। और आखिरी कौन सी? महावीर चरित्र, महावीर चरित्र। तो ये जो है इनकी 3 रचनाएं, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। तो जरूर याद रखना भवभूति जी को। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते? कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है कवि केशव दास को। कवि केशव दास, जिन्हें जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। कवि केशव दास जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ओरछा क्षेत्र से रहे हुए हैं, या बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड की शौर्य भूमि का इनमें इनका नाम आता है। शौर्य भूमि में इन्होंने भी बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं। तो केशव दास, कवि केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में भी रहे हैं, और इन्होंने श्रृंगार रस पे ही सबसे ज़्यादा अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। कवि, अब इसमें आप देखेंगे कवि प्रिया, इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये जरूर लिख लेना, इनकी ये रचनाएं पूछी गई हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया हो गया। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, राम चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, राम चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, है ना, रत्न वीणा, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो कठिन काव्य के प्रेत कवि केशव दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने वसुधा तथा प्रहरी नाम की जो पत्रिकाएं थी, इनका संपादन कहाँ से किया? किसने? हरिशंकर परसाई ने। तो वसुधा और प्रहरी नाम की कविताओं का संपादन किया गया है जबलपुर जिले से। तो जबलपुर से जो है इन कविताओं का वो हुआ है, प्रसारण हुआ है। हरिशंकर परसाई की बात करें तो होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ है, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम कहते हैं, और नर्मदा नदी के तट की खोज इनकी एक रचना है, तट की खोज। अब नदी के किनारे इनका जन्म हुआ है, तो वैसे ही कुछ करेंगे, ये तट की खोज। टॉर्च बेचने वाला, नदी के किनारे लाइट नहीं रहती तो टॉर्च बेचने वाला,
ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का तावीज, सदाचार का तावीज, ये बहुत ही फेमस इनकी सदाचार का तावीज, ये प्रसिद्ध रचना है। उसके अलावा निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी वो भी इन्हीं की है, निठल्ले की डायरी। ठिठुरता गणतंत्र, ये भी इन्होंने नाटक लिखा है, ठिठुरता गणतंत्र। भूत के पांव पीछे, ये हम बचपन से सुनते हैं कि भूत के पांव पीछे होते हैं, तो उसी टाइटल से इन्होंने रचना लिखी है, भूत के पांव पीछे। तो हरिशंकर परसाई बहुत ही फेमस प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने वसुधा और प्रहरी नाम की जो पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था, वो जबलपुर जिले से किया था। अगला क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ नामक रचना किस साहित्यकार की है? तो इसका सही आंसर है शरद जोशी, जिन्हें 1990 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। और परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें आपने परिक्रमा नाम सुना होगा, एक था गधा, अंधों का हाथी, ये जरूर पढ़ना, जरूर याद रखना। तो ये सब किसकी हैं? शरद जोशी, जो कि व्यंग्यकार थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, औरत जात नामक रचना किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है मुल्ला रामूजी, मुल्ला रामूजी, जो कि भोपाल के हैं, भोपाल में उनका जन्म हुआ है। और गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, गुलाबी उर्दू एक शैली होती है, उसके जनक माने जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा औरत जात नामक ये रचना लिखी है। उसके अलावा लाठी और भैंस, अंगूरा व मुसाफिर खाना, ये और अन्य रचनाएं हैं, जिसमें से औरत जात इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। मुल्ला रामूजी कहाँ के? भोपाल के। उसके बाद निम्नलिखित में से किस कवि को नर्मदा पुत्र कहा जाता है? तो अमृतलाल बेगड़, जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था, जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे संस्कारधानी कहा जाता है। तो नर्मदा पुत्र के नाम से अमृतलाल बेगड़ को, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी नर्मदा नदी पर प्रकाशित हैं या चित्रित हैं। नर्मदा तीरे तीरे सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, अमृतस्य नर्मदा, ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो कि अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई हैं, और पूरा साहित्य नर्मदा नदी के ऊपर होने के कारण इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।